मुझे आज हमें लेक्चर नंबर 10 को जो है वो देखना है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसको जो है ना लास्ट टाइम वाइंड अप किया था। इसको ऑब्वियसली स्लाइड नंबर 5 तक पढ़ा था। आज ज़रा 6 से इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैं ज़रा ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तो इस वजह से अगर कोई बाहर से आए और आके साइन करवाए और आपको बीच में जो है ना वो आवाज़ें हैं लोगों के आने जाने की, तो उससे आपने माइंड नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इस स्लाइड के अंदर हमने जो मैकेनिज्म पढ़ना है, लास्ट टाइम हमने स्लाइड नंबर 5 के ऊपर जो है वो हमने पढ़ा था कि एक एक इक्वेशन थी ब्लैनिक रिडल, उसको हमने पढ़ा था। अब जो यहाँ पे वो थी बेसिकली इवेपोट्रांसपिरेशन को फाइंड करने की इक्वेशन थी। अब हमने पढ़ना है पेनमैन इक्वेशन। पेनमैन जो है बेसिकली इक्वेशन जो है क्या करती है, ये एक साइंटिस्ट था पेनमैन, जिसने 1948 के अंदर जो है ना इक्वेशन जो है प्रपोज की थी, और बाद में इसको मॉडिफाई किया 1956 के अंदर। एक ऐसी इक्वेशन बनाई पेनमैन ने कि जिसके तहत आप इवेपोरेशन को जो है ना वो एस्टिमेट कर सकते हो। Blaney-Criddle equation is used to find evapotranspiration rate, whereas the Penman method is used to find the evaporation. तो आपने इस बात को जो है अपने जहन में रखना है, इसको याद रखना है, और इसमें किसी किस्म की चीज़ जो भूलनी नहीं है। ठीक है, जब कोई पूछे Blaney-Criddle किसके लिए काम आती है, आपने बोलना है फ़ौरन से पहले evapotranspiration। और जब पेनमैन मेथड जो है ना कोई पूछे आपसे, तो आपने बोलना है कि ये सिंपल एवपोरेशन का एस्टिमेट करने के लिए इक्वेशन जो है ना काम आती है। अच्छा, मैं बजाय इससे कि पहले जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से जो है ना वो गुजरूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको पहले इसके बारे में बता दूँ कि ये है क्या। सही है, इक्वेशन में कहता क्या है वो, फिर मैं इसकी तरफ आऊँगा। और ये जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं जैसे इसके ऊपर लिखी हुई हैं स्लाइड के ऊपर, पहली बात तो ये वाली है कि जो खान साहब बात करते हैं आमतौर पर कि आपने घबराना नहीं है, तो ये वाली इक्वेशंस देख के ना, बड़ी बड़ी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 3.11 बहुत लगता है ऐसे बड़ी मुश्किल इक्वेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको देख के जो है ना वो आपने बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना आपने। ठीक है, तो अभी ज़रा इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दूंगा, तो वैसी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब खान साहब के इस प्रिंसिपल के बाद हम ज़रा मूव करते हैं आगे की तरफ। पेनमैन जो है उसकी इक्वेशन को बताने से पहले मुझे थोड़ी सी जो है ना एक चीज़ ड्रॉ करनी है, और वो सपोज करो कि ये जी आपका एक इसी से बनाते हैं, दूसरे का बड़ा आसान है। ये मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है ना, जिस कंटेनर के अंदर जो है ना वो क्योंकि हमने इवेपोरेशन के बारे में स्टडी करना है, तो इवेपोरेशन होती कैसे है उसको पहले पूरा जो है ना उसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ मैकेनिज्म के जिसके तहत जो है ना वो हम इवेपोरेशन को स्टडी कर सकें। ठीक है, सपोज करो जी आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है ना वो पानी भरा हुआ है। ये पानी है उसमें, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब आप सब लोगों को पता है कि इस पानी को इवेपोरेट होने के लिए जो ज़मीन के पास एक सोर्स है, ठीक है, अगर वो सोर्स क्या है, मतलब जिस सोर्स को ख़त्म कर दें तो इवेपोरेशन जो है ना वो होना वो बंद हो जाएगी। हम सब लोगों को पता है कि ज़मीन के पास एनर्जी का सिर्फ एक सोर्स है, और वो सोर्स क्या है, वो है सूरज, सन। ठीक है, ये सन जो है ना बेसिकली इट सेंड्स आउट द एनर्जी टूवर्ड्स द अर्थ, और फिर जब अर्थ के ऊपर एनर्जी आती है उसकी, तो हम उसको कहते हैं कि जी ये एनर्जी जो है बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये जो एनर्जी सन भेज रहा है, दैट एनर्जी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर ये एनर्जी ना हो, सन ना हो, तो इवेपोरेशन जो है इट विल स्टॉप। ऑब्वियसली लाइफ विल स्टॉप ऑन अर्थ, खुदा ना खास्ता अगर सूरज जो ख़त्म हो जाए, तो इसको ख़त्म सिर्फ अल्लाह पाक ही कर सकते हैं। तो अच्छा, अब ये जो कंटेनर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसके आसपास होने वाले इवेंट को ड्रॉ करूं, तो क्या होगा। इस कंटेनर के आसपास जी एयर होगी, ठीक है, हम सब लोगों को पता है कि जी एयर तो हर जगह होती है।
ठीक है ना। ये हम सबको अंदाज़ा है इस बात का कि एयर जो है वो हर जगह होती है, ठीक है। इसके आसपास भी होगी, इसके मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है ना वो एयर तो होनी होनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे ड्रॉ हो नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से हमने एक कंटेनर पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, उसके आसपास होने वाली हर चीज़ को हम ड्रॉ कर रहे हैं। हम फिलहाल एयर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एयर है इसके आसपास, ऑब्वियसली इसके आसपास जो है ना दरख्त भी होंगे। ये सपोज करो हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि ये दरख्त है जी, इसके आसपास ऑब्वियसली दरख्त भी होंगे। और वो हर चीज़ जो कि सराउंडिंग के अंदर हो सकती है वो ऑब्वियसली इसके आसपास जो है ना वो लाजमी होगी। दरख्त भी होंगे, ऑब्वियसली घास फूस भी होगा, हर चीज़ होगी। अच्छा, अब अगर हमने बताना है कि जी ये एनर्जी इसको एवेपोरेट कर रही है, इस पानी को जो है ना ये एनर्जी ने एवेपोरेट करना है, तो उसको बताने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? उस अमल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे हम कर सकते हैं? बड़ा सिंपल अमल देखो, ठीक है ना जी। इसको हमने बताना है कि जो सन से एनर्जी आती है ना, ये पानी को इसने एवेपोरेट करना है। तो पानी को ये सिंपल एवेपोरेट नहीं करेगी। इस एवेपोरेशन से पहले, पानी की एवेपोरेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें और हैं जो इस रेडिएशन को करनी पड़ेंगी। इस एनर्जी जो आ रही है सन से उसे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले तो मैं कह देता हूँ कि अगर बिलफर्ज मैं लिख लूँ कि रेडिएशन, रेडिएशन जिसको जो एनर्जी भी लिख सकते हो आप, एनर्जी या रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, उसको मैं रिप्रेजेंट करूं बिलफर्स, उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर एन से, ठीक है ना। बुक वाले ने ये किया हुआ तो मैं ये कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे पता है कि बुक वाले ने आर एन से किया हुआ तो मैं उससे उसी वजह से उसे कर रहा हूँ, ताकि हमें कोई ज़्यादा मसला ना हो बाद में उस इक्वेशन में जाके जो है उससे चीज़ों को कंपैरिजन करने का। अच्छा, अब ये जो एनर्जी आ रही है ये क्या करेगी? ऑब्वियसली सबसे पहले जो है पानी को वेपोरेट करने से पहले ये एनर्जी जो है क्या करेगी? इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल हीट द एयर। जो इसके आसपास, इस पानी के आसपास जो एयर है, सबसे पहले वो उसको हीटअप करेगी। हमें पता है इस बात का कि एनर्जी जब भी सुबह सुबह ठंडा क्यों होता है, ठंडा क्यों होती है सुबह सुबह कंपेयर, अगर दोपहर में क्यों गर्मी होती है, सुबह ठंडक क्यों होती है? क्योंकि रात की आसपास की जो एयर है वो कूल हो चुकी होती है। फिर जब सुबह सन जो है ना वो सूरज जो है वो चढ़ता है, तो वो उसको उस पूरी एयर को हीट करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो उस टाइम के लिए जो है ना वो एयर जो है थोड़ी बहुत ठंडी रहती है। जब उस वो पूरी एयर जो है वो तप जाती है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार अब जो है सूरज प्रॉपर चढ़ाया हुआ है, तो अब जो है गर्मी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। सुबह जो टेम्परेरी सी जो है ना वो ठंड होती है इवन गर्मियों के अंदर भी, वो इसलिए होती है कि अभी सूरज चूँकि निकला है तो अभी उसको एयर को हीटअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हुआ कि वो जो एयर को हीटअप करने के लिए जो एनर्जी है ऑब्वियसली उसको वो चाहिए, एनर्जी यूज्ड टू हीट अप द हीट अप, ठीक है, एयर, ठीक है। पहले तो उसके लिए चाहिए एनर्जी, फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब जो है ना क्या है कि जो पानी के आसपास दूसरी सराउंडिंग के अंदर चीज़ें हैं उसको उसे हीट करना पड़ेगा। वो क्या है? वो एयर के साथ साथ जो है ना वो कंटेनर की वॉल आ जाती हैं, कोई अगर दरख्त आसपास हैं उनको आ जाती है, तो उसको उन चीज़ों को भी पहले हीटअप करना पड़ेगा एयर को, ठीक है। तो उसको पूरी की पूरी सराउंडिंग के अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी साथ में उसको हीटअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी यूज टू हीट अप द सराउंडिंग ऑफ द वाटर, कि पानी के आसपास जो भी चीज़ें, चाहे चाहे वॉल हो जाए कंटेनर का, ठीक है, आसपास और चीज़ें हैं उनको हीटअप करने के लिए जो है ना एनर्जी जो है, वो जो एनर्जी वहाँ से सन से आ रही है वो काम आएगी। फिर उसके बाद अब वो वाटर को इटसेल्फ हीट करेगी। अभी वेपोरेट नहीं करेगी, पहले वाटर को इटसेल्फ जो है ना वो हीट करेगी। तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे? एनर्जी यूज टू हीट अप दी वाटर
और फिर फाइनली जो है वो क्या आना है कि नाउ अब जब ये सारी चीज़ें हीटअप हो चुकी हैं, अब पानी के आसपास हर चीज़ हीटअप हो चुकी है, पानी इटसेल्फ हीटअप हो चुका हुआ है, नाउ एनर्जी यूज टू इवेपोरेट दी वाटर। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर होगी, इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर हो तो मुझसे पूछ लेना आप उस क्लास के अंदर कोई वैसा सवाल कर लेना। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको सूरज को जो है ना पहले हीट करना पड़ेगा एवेपोरेशन स्टार्ट करने से पहले पहले। ठीक है, तो एनर्जी यूज टू हीट अप द एयर जो है ना, चले जो बुक वाले ने किया होगा हम वही करेंगे, मुझे याद नहीं बुक वाले ने किससे किया होगा। तो ये जो बेसिकली यार बता देता हूँ, एनर्जी यूज टू हीट अप द एयर, इसको एयर जो है ना ए से कर दिया है बुक वाले ने रिप्रेजेंट। फिर एनर्जी यूज टू हीट अप द वाटर इटसेल्फ जो है ना, इसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है एस के साथ। फिर एनर्जी यूज टू हीट अप द वाटर जो है, इसको उसने रिप्रेजेंट किया है एनर्जी यूज टू हीट द, ये बेसिकली सराउंडिंग के लिए सी उसने किया हुआ है। एनर्जी यूज टू हीट अप द वाटर, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है एस के साथ। ठीक है ना, और फिर जो एनर्जी यूज टू एवेपोरेट द वाटर है, इसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है ई के साथ। ठीक है, तो ये हैं 4 तरह की जो एनर्जीज हैं वो उसको उसने एक को उसने ए से किया है, एक को उसने सी से किया हुआ है, एक को उसने एस से किया हुआ है और एक को उसने ई से किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो सूरज की तरफ से एनर्जी ज़मीन पे की तरफ आई है दैट मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एस प्लस ई। आप इन चारों को ही एडअप कर दोगे, आपके पास टोटल एनर्जी जो है ना सन से आ रही है बेसिकली आपके पास उसका उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन थी जो कि उसने ड्रॉ की हुई थी, उसने अपने डिफरेंट अंदाज से की हुई है, मैंने डिफरेंट अंदाज से की हुई है, कंपोनेंट सारे वही हैं ए सी एस ई। ठीक है, उसने ज़रा और तरीके से लिख दिया हुआ, मैंने ज़रा आसानी के लिए जो है ना वो थोड़े पैरामीटर मैंने चेंज किए। ठीक है ना, आगे पीछे किए हैं लेकिन बिल्कुल जो है ना एक जैसे ही है, ये इसमें कोई चेंजिंग जो है ना वो नहीं है। ठीक है, तो ये था, हमने इक्वेशन नंबर 3.10 को करना था, प्रूव हमने कर दिया हुआ है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा सेकंड पार्ट के अंदर तो मैं इससे फिर आगे लेके चलता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड।